हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बी के पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का परीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन पर। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं जो टॉपिक जेनेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और स्पेशली कुछ एग्जाम्स के सिलेबस में इसको अलग से डिक्टेट किया जाता है। जैसे कि राजस्थान स्टेनोग्राफर एग्जाम की बात कर लें, चाहे आप बात कर लीजिए फॉरेस्ट गार्ड जैसी एग्जाम्स की बात कर लीजिए, चाहे आप राजस्थान में एलडीसी एग्जाम की बात कर लीजिए, वुमेन सुपरवाइजर एग्जाम की बात कर लीजिए, जूनियर अकाउंटेंट की बात कर लीजिए, गुणसूत्र, क्रोमोसोम, ये टॉपिक अलग से सिलेबस में डिक्टेट होता है। होने को अगर जब आप इसे पढ़ते हैं तो जेनेटिक्स के पार्ट के तौर पर देखा जाता है। हम लोग इसे कोशिका के साथ कोशिका विभाजन में भी पढ़ते हैं, क्योंकि सेल डिवीजन में जो मेन जो रोल प्ले करता है वो क्रोमोसोम ही करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग इसे कई जगह पढ़ सकते हैं। हम लोग इसे जेनेटिक्स में पढ़ सकते हैं, हम लोग इसे कोशिका की संरचना के अंदर पढ़ सकते हैं, सेल स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ सकते हैं, और हम लोग इसको दोस्तों कोशिका विभाजन सेल डिवीजन में भी पढ़ सकते हैं। तो स्टेनोग्राफर के सिलेबस में अलग से टॉपिक डिक्टेट है, तो हम गुणसूत्र जो टॉपिक है इसको अलग से एक टॉपिक के तौर पर देख रहे हैं। दोस्तों, क्रोमोसोम है क्या? गुणसूत्र की बात करते हैं। गुणसूत्र, क्रोमोसोम, बोलिए, बात समझ में आ गई? देखिए दोस्तों, गुणसूत्र पाए कहां जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं जनरली न्यूक्लियस के अंदर। भाई, कोशिका का कंट्रोलर क्या होता है? कोशिका का कंट्रोलर होता है केंद्रक, और केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीवों की बात करें, प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक यानी कि जिनका केंद्रक कम विकसित होता है, बहुत काम की बातें बता रहा हूं। प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनके अंदर जो केंद्रक है वो अस्पष्ट होता है, जिनके अंदर केंद्रक जो होता है वो कैसा होता है? प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव का मतलब कह सकते हैं अल्प विकसित होता है। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं इनका केंद्रक अल्प विकसित होता है, प्रिमिटिव होता है। अल्प विकसित क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों इनका जो न्यूक्लियस है, इनके न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है झिल्ली को, इनके केंद्रक में केंद्रक कला या कला को झिल्ली भी कहते हैं। केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली क्या होती है? एब्सेंट होती है। साथ ही साथ दोस्तों केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका, दोस्तों केंद्रक का केंद्रक किसको बोला जाता है? केंद्रिका को बोला जाता है न्यूक्लियोलस। क्लियर? केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका का अभाव होता है। बहुत प्यार से आपको चीजों को डिलीवर कर रहा हूं। देखिए, गुणसूत्र दोस्तों पाए कहां जाते हैं? गुणसूत्र केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपकी सेल है। क्लियर? सेल के अंदर क्या पाया जाता है? कंट्रोलर पाया जाता है। कंट्रोलर को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और इस न्यूक्लियस के अंदर जनरली क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। अच्छा, ये न्यूक्लियस विकसित किन कोशिकाओं में होता है? जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, उनमें जो गुणसूत्र है वो केंद्रक के अंदर स्पष्ट तौर पर पाया जाता है, क्योंकि इनके अंदर केंद्रक भी स्पष्ट पाया जाता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनके अंदर क्या होता है दोस्तों? केंद्रक आपका अस्पष्ट होता है, केंद्रक अल्प विकसित होता है, जिसके अंदर केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली आपके एब्सेंट होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो गुणसूत्र है वो स्पष्ट नहीं पाए जाते, वो गुथे हुए जाल के रूप में होते हैं। जो आपके प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इनके अंदर गुणसूत्र जो होता है वो गुथा हुआ जाल होता है एक तरीके से, और गुथा हुआ जो जाल होता है इसको क्रोमेटिन कहते हैं। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रोमेटिन। तो याद रखनी है एक चीज कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, जो कम विकसित कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर दोस्तों गुणसूत्र किसके रूप में पाया जाता है? क्रोमेटिन के रूप में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल के रूप में कौन कौन एग्जाम्पल है? बैक्टीरिया। कौन कौन दोस्तों? बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। और नील हरित शैवाल को हम क्या नाम देते हैं? नील हरित शैवाल को हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। क्लियर? तो जीवाणु, नील हरित शैवाल, और साथ में साथ दोस्तों माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका, ये तीनों प्रोकैरियोटिक जीवों के अंदर गिने
जाते हैं। तो जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, नीलरिश शैवाल और जो माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक होते हैं, इनका जो गुणसूत्र है वो किसके रूप में पढ़ा जाता है? क्रोमेटिन जाल के रूप में, क्रोमेटिन नेटवर्क के रूप में पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेंगे यहां तक का, क्लियर, कि भाई प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो क्रोमोसोम है वो कहां कहां पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक्स में क्रोमोसोम जो होता है, गुणसूत्र जो होता है वो गुथे हुए एक जाल के रूप में होता है, एक नेटवर्क के रूप में होता है, उसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर जो आपका क्रोमोसोम है वो केंद्रक के अंदर स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये तो थी बेसिक बात, आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्रोमोसोम की खास बातें। यहां से टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है। अब तक की बातें तो बेसिक थी। क्रोमोसोम, दोस्तों क्रोमोसोम है क्या? क्रोमोसोम डीएनए का एक खंड है। क्रोमोसोम इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम डीएनए का क्या है दोस्तों? खंड है। क्लियर? डीएनए एक कोशिका के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मानव की एक कोशिका के अंदर, मानव की, ह्यूमन की एक कोशिका के अंदर दोस्तों 2.2 मीटर लंबा क्या है? डीएनए है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। सेल, कोशिका जिसकी रेडियस, जिसकी त्रिज्या 10 की पावर -6 मीटर होती है। 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा, इतनी तो रेडियस होती है सेल की। इतनी छोटी सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए दोस्तों, डीएनए 2.2 मीटर लंबा एक कोशिका के अंदर कैसे पाया जा सकता है दोस्तों? ये पाया जाता है पैकेजिंग के कारण। पैकेजिंग के कारण जो डीएनए है उसकी पैकेजिंग होती है, उसको टाइटली पैक किया जाता है। ठीक है, तो 2.2 मीटर लंबा जो डीएनए है दोस्तों मानव की अगर बात करें तो दोस्तों इस 2.2 मीटर लंबे डीएनए पर 46 गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका में पाए जाते हैं। क्लियर? याद रखना है। क्या समझेंगे आप समझेंगे दोस्तों कि जो गुणसूत्र होता है वो डीएनए का एक खंड है। ठीक है, गुणसूत्र डीएनए का एक खंड है और मानव की एक कोशिका में 2.2 मीटर लंबा डीएनए पाया जाता है। और मानव की एक सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं दोस्तों? 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो ये किसके किसके बने होते हैं दोस्तों? 2.2 मीटर लंबा डीएनए 46 गुणसूत्रों में बटा हुआ होता है। ठीक है, और ये जो गुणसूत्र है इस पर गुणसूत्र पर रेखीय क्रम में, गुणसूत्र पर रेखीय क्रम में क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। गुणसूत्र पर रेखीय क्रम में क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। यानी कि आपसे पूछा जाए कि जीन कहां पाए जाते हैं, तो जीन जो होते हैं वो लीनियर अरेंजमेंट में रेखीय क्रम में कहां पर पाए जाते हैं दोस्तों? गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जो डीएनए है वो किनसे मिलकर बना है? क्रोमोसोम से मिलकर बना है। और गुणसूत्र जो होते हैं इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। तो सबसे छोटी यूनिट जो हो गई जेनेटिक्स की, आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई क्या है? जीन है। जीन किनके ऊपर पाए जाते हैं? गुणसूत्रों के ऊपर। और 46 गुणसूत्र मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों? डीएनए बनाते हैं। ठीक है, अच्छा 46 जो गुणसूत्र है आपके 46 क्रोमोसोम, ये दोस्तों 46 जो क्रोमोसोम है इन पर लगभग 30,000 जीन मानव की एक सेल में पाए जाते हैं। प्रत्येक कोशिका में कितना लंबा डीएनए है दोस्तों? 2.2 मीटर लंबा डीएनए है। और इस 2.2 मीटर लंबे डीएनए पर प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र हैं? 46 गुणसूत्र हैं। और इन 46 गुणसूत्रों पर लगभग कितने जीन पाए जा रहे हैं? 30,000 जीन पाए जा रहे हैं। मैक्सिमम जीन की अगर आप बात करोगे, सबसे ज्यादा जीन की अगर आप बात करते हैं तो जो मैक्सिमम आपके जीन हैं वो गुणसूत्र संख्या 1 पर पाए जाते हैं। गुणसूत्र 1 पर कितने पाए जाते हैं? 2968। सबसे ज्यादा जीन किस गुणसूत्र पर पाए जाते हैं? गुणसूत्र संख्या 1 पर पाए जाते हैं 2968 जीन। और मानव में मिनिमम जो क्रोमोसोम, मिनिमम जो जीन पाए जाते हैं वो गुणसूत्र Y पर होते हैं दोस्तों। ये कितने होते हैं? 231, 231 जीन। तो स्टार्ट कर रहे हैं बहुत प्यारे डेटा से। नोट्स में आपको सब कुछ मिल रहा है, जो चीज नहीं मिले मैं एक्स्ट्रा बताऊं वो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 20 से 30 मिनट का टॉपिक है, ज्यादा लंबी कहानी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जेनेटिक्स के एक छोटे से टॉपिक के रूप में हम इसे देख रहे हैं। क्रोमोसोम, गुणसूत्र दोस्तों डीएनए का क्या है? खंड है। क्लियर? मानव की प्रत्येक कोशिका में कितना लंबा डीएनए है दोस्तों? 2.2 मीटर लंबा डीएनए है। डीएनए और आरएनए हम लोग ऑलरेडी जेनेटिक्स में पढ़ रखे हैं। ठीक है, इस डीएनए
के द्वारा कितने गुणसूत्र बनते हैं? 46 गुणसूत्र। तो गुणसूत्र डीएनए के बने होते हैं, एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं भाई 2.2 मीटर लंबा डीएनए गुणसूत्र बना रहा है, तो गुणसूत्र डीएनए के बने हुए हैं। ठीक है, अच्छा, जो गुणसूत्र है वो एक क्या है दोस्तों, एक सेल के अंदर 46 गुणसूत्र मानव में पाए जाते हैं। अलग अलग एनिमल, अलग अलग प्लांट में, अलग अलग जीव में जो सेल्स होती हैं उनमें क्रोमोसोम्स का नंबर अलग अलग मिलेगा, कुछ हम एक टेबल पढ़ेंगे भी लास्ट में। ठीक है, अच्छा, मानव में जो क्रोमोसोम है उन पर रेखीय क्रम में क्या पाए जाते हैं दोस्तों? जीन पाए जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि डीएनए जो होता है वो गुणसूत्रों से बना होता है, या इस तरह कह सकते हैं कि जो गुणसूत्र वो डीएनए के बने हैं। 2.2 मीटर लंबा डीएनए 46 गुणसूत्रों को बना रहा है। ठीक है, अच्छा, तो गुणसूत्र डीएनए जो होता है वो किन में बट गया? वो क्रोमोसोम्स में बट गया, और क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या पाए जा रहे हैं दोस्तों? जीन पाए जा रहे हैं। 2.2 मीटर लंबे डीएनए में लगभग कितने गुणसूत्र हैं? 46 गुणसूत्र 2.2 मीटर लंबे डीएनए से बनते हैं, और इन 2.2 मीटर लंबे डीएनए से 46 क्रोमोसोम बने, और उन पर कितने जीन पाए जा रहे हैं? 30,000 जीन। प्रत्येक गुणसूत्र पर अलग अलग संख्या में क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। और दोस्तों प्रत्येक जीन किसी न किसी लक्षण को निर्धारित करता है, यानी हमारी बॉडी में प्रत्येक लक्षण के लिए कोई ना कोई क्या पाया जाता है दोस्तों? जीन पाया जाता है। हमारी बॉडी की प्रत्येक क्वालिटी, अच्छी बुरी जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज हैं, उनके लिए कोई ना कोई जीन रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो मानव में लगभग 30,000 जीन देखे जा चुके हैं, और इन पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मानव जीनोम परियोजना के तहत इन पर काम चल रहा है। ठीक है, हम पढ़ना चाह रहे हैं कि कौन सा जीन किस चीज को प्रभावित करता है, जिससे आगे चल के हम लोग, जो बच्चे होते हैं मां के पेट में, उनके जीन्स के साथ छेड़छाड़ करके और उनमें हम लोग उन्नत और उत्तम गुण विकसित कर सकें। डिजाइनर बेबी कंसेप्ट, बेबी को डिजाइन करना पेट के अंदर, इसको बोलते हैं डिजाइनर बेबी। ठीक है, तो ऐसे कुछ कंसेप्ट चल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जीन दोस्तों गुणसूत्र संख्या 1 पर, और सबसे कम जीन गुणसूत्र संख्या Y पर पाए जाते हैं, जिसको कि 231 जीन आप कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बात यहां तक क्लियर हुई। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप चलेंगे दोस्तों, गुणसूत्र की खोज की बात करते हैं। तो गुणसूत्र की जो दोस्तों खोज है, गुणसूत्र की खोज आपके की है दोस्तों स्ट्रॉसबर्गर ने। गुणसूत्र की खोज स्ट्रॉसबर्गर ने की है, और गुणसूत्र जो नाम दिया गया है क्रोमोसोम, ये W वोल्डेयर के द्वारा दिया गया है। गुणसूत्र नाम किसने दिया है दोस्तों? W वोल्डेयर ने दिया है। ठीक है, तो गुणसूत्र की खोज आपके स्ट्रॉसबर्गर, सन जो है वो 1875 और 1888। ठीक है, क्लियर। अच्छा, जो गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, इनकी अगर आप बात करेंगे तो गुणसूत्र किसके बने होते हैं आपसे पूछा जाए तो दोस्तों गुणसूत्र जो होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन के बने। अभी आपको बताया डीएनए से बनता है, तो डीएनए प्लस प्रोटीन के क्या बने होते हैं? गुणसूत्र बने होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, डीएनए जो है वो ऋणावेशित प्रोटीन है, ऋणावेशित अणु है। डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। तो दोस्तों जो प्रोटीन होगी वो इसके साथ कौन सी अटैच होगी? धनावेशित। और मानव के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम क्या है दोस्तों? हिस्टोन प्रोटीन। याद रखिएगा, मानव के क्रोमोसोम्स में कौन सी प्रोटीन है? हिस्टोन प्रोटीन है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती है। क्यों पॉजिटिवली चार्ज है? क्योंकि ये डीएनए के साथ पैकेजिंग करती है, और डीएनए कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। तो डीएनए एक ऋणावेशित अणु है, उसके साथ एक धनावेशित प्रोटीन अटैच होती है, जिसको आप हिस्टोन प्रोटीन कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, गुणसूत्रों की बात करें दोस्तों, मानव की प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र हैं? 46 गुणसूत्र हैं। ठीक है, मानव की प्रत्येक कोशिका में, लेकिन प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र है दोस्तों? 46 गुणसूत्र हैं। लेकिन दोस्तों जो आपके शुक्राणु और अंडाणु हैं, क्लियर, शुक्राणु और अंडाणु, इनको बोलते हैं युग्मक कोशिका। शुक्राणु को बोलते हैं स्पर्म, अंडाणु को बोलते हैं ओवम, या इसको डिंब भी बोला जाता है। ये क्या है दोस्तों? युग्मक। तो युग्मक जो होते हैं वो अगुणित होते हैं, अगुणित, हैप्लॉइड। जबकि मानव कैसा प्राणी है? 2n है, जिसको बोलते हैं द्विगुणित। मानव 2n प्राणी है, डिप्लॉइड है, गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं। क्लियर, आधा जोड़ा मदर से, आधा जोड़ा फादर से आता है। लेकिन जब युग्मक बनेंगे तो मादा युग्मक अलग बनेगा, नर युग्मक अलग बनेगा। तो जो युग्मक होते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। अगुणित होते हैं तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी आएगी? 23 आएगी। कितनी आएगी दोस्तों? 23। अब जो 46 गुणसूत्र हैं दो प्रकार के हैं दोस्तों। एक तो है ऑटोसोम्स, और दूसरे हैं एलोसोम्स। ऑटोसोम्स जो होते हैं इन्हें बोला जाता है अलिंग गुणसूत्र या अलिंग सूत्र। ये दोस्तों
इन्हें दैहिक या कायिक गुणसूत्र भी बोलते हैं, दैहिक या कायिक गुणसूत्र। क्यों? क्योंकि ये देह या जो हमारी काया होती है उसके लक्षणों का निर्धारण करते हैं, और ये स्टार्टिंग के 22 जोड़ी यानी कि शुरुआत के 22 जोड़ी यानी 44 जो गुणसूत्र हैं ये आपके ऑटोसोम्स होते हैं। और एलोसोम्स जो होते हैं इन्हें लिंग सूत्र कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इन्हीं से पता चलता है, इन्हीं से लिंग का निर्धारण होता है कि भाई जो संतान है वो पुरुष है या स्त्री है। ठीक है, तो लिंग गुणसूत्र जो होते हैं वो कौन सा जोड़ा है आपका? 23वां जोड़ा है। और 23वें जोड़े की अगर आप बात करते हैं तो अगर XX हुआ तो मादा और अगर XY हुआ तो पुरुष। ये सारी बातें तो आपके नॉलेज में होंगी ऑलरेडी, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार। क्या कि गुणसूत्र की खोज दोस्तों किसने की है बच्चों? स्ट्रॉसबर्गर ने की है, और गुणसूत्र नाम आपका किसने दिया है? W. वॉल्डेयर ने। ठीक है, गुणसूत्र ही लक्षणों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, और गुणसूत्र के द्वारा कह सकते हैं गुणसूत्र पर जीन है तो जीन जो है वो लक्षणों के वाहक हैं, जीन के साथ साथ गुणसूत्र, गुणसूत्र के साथ डीएनए, तो तीनों आपस में एक दूसरे से क्या है? लिंक है। गुणसूत्र किसके बने हैं भाई? गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन के बने हैं। डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, और प्रोटीन जो इसके साथ जुड़ेगी वो हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होती है। एक कोशिका के अंदर दोस्तों 46 गुणसूत्र हैं। क्लियर? ये प्रत्येक कोशिका में हैं, लेकिन दोस्तों जो आपके शुक्राणु और अंडाणु हैं, जो आपकी युग्मक कोशिकाएं हैं, वो दोस्तों अगुणित होने के कारण उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। तो इनके अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्तों? 23। ठीक है, अच्छा 46 जो गुणसूत्र हमारी प्रत्येक कोशिका में हैं, उनमें से दोस्तों जो प्रारंभ के 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं वो दोस्तों कैसे गुणसूत्र होते हैं? देहिक या कायिक गुणसूत्र होते हैं, और देहिक या कायिक गुणसूत्रों के साथ साथ उन्हें अलिंग सूत्र भी कहा जाता है, जिनकी संख्या कितनी होती है? 44 होती है, 22 जोड़ा होती है। 23वां जो जोड़ा है वो लिंग का निर्धारण करता है, इसलिए उन्हें लिंग सूत्र कहते हैं, और 23वें जोड़े को XX मादा में और XY किस में लिखा जाता है? पुरुष में। ठीक है, अच्छा जब आप शुक्राणु की बात करते हैं, जब आप स्पर्म की बात करते हैं, तो दोस्तों स्पर्म में 2 टाइप के क्रोमोसोम हो सकते हैं, 22+X भी हो सकता है, 22+Y भी हो सकता है। लेकिन जब आप अंडाणु की बात करते हैं महिला के द्वारा, तो अंडाणु हमेशा क्या प्रोवाइड करता है? तो अंडाणु में हमेशा जो 23 गुणसूत्र हैं उनमें 22 अलिंग सूत्र और 1 X वो लिंग सूत्र होता है। लेकिन स्पर्म के अंदर 22+X भी हो सकता है, 22+Y भी हो सकता है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि लड़का होगा या लड़की होगी, इस बात का निर्धारण पुरुष के द्वारा होता है। संतान के लिए तो माता और पिता दोनों जरूरी है, लेकिन संतान लड़का होगी या लड़की, इस बात का निर्धारण पुरुष के द्वारा होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों महिला तो हमेशा 22+X प्रोवाइड करती है। अगर पुरुष ने 22+Y प्रोवाइड किया तो दोस्तों X और Y जुड़कर लड़का बन जाएगा, और अगर पुरुष ने 22+X वाला शुक्राणु प्रोवाइड किया तो X और X जुड़कर क्या बन जाएगा? लड़की। तो संतान उत्पत्ति के लिए माता और पिता की 50-50% क्या होती है? जिम्मेदारी होती है, यानी कि रोल होता है। लेकिन लड़का होगा या लड़की होगी, इस बात का निर्धारण किसके हाथ में है? पुरुष के हाथ में है। लीजिए स्क्रीनशॉट, यहां तक की जानकारी आपको मैंने प्रोवाइड की। अलिंग सूत्र जो होते हैं वो आपके शारीरिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, और जो लिंग सूत्र होते हैं ये किसका निर्धारण करते हैं दोस्तों? ये आपके जो लिंग का निर्धारण करते हैं। ठीक है, चलिए, है ना। अब हम क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की बात करते हैं दोस्तों, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, गुणसूत्र जो होता है, प्रत्येक गुणसूत्र 2 टुकड़ों का बना होता है। प्रत्येक गुणसूत्र के अंदर क्या पाए जाते हैं दोस्तों? 2 टुकड़े पाए जाते हैं। ऐसे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए ये बीच का पॉइंट, प्रत्येक गुणसूत्र जो है वो 2 भागों का बना है। ये एक भाग हो गया और ये एक भाग हो गया। क्लियर? प्रत्येक गुणसूत्र कितने भागों का बना होता है दोस्तों? 2 भागों का बना होता है, और ये जो दोनों भाग हैं इनको क्या बोलते हैं? अर्ध गुणसूत्र। क्या बोलते हैं इनको? अर्ध गुणसूत्र। इनको इंग्लिश में बोला जाता है क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। प्रत्येक क्रोमोसोम, प्रत्येक गुणसूत्र, यहां से स्टार्ट करें, नंबर 1 डाल रहे हैं। प्रत्येक गुणसूत्र 2 भागों का बना होता है, 2 टुकड़ों का बना होता है, जो बीच में जुड़े रहते हैं। दोनों
अर्ध गुणसूत्र दोनों क्रोमेटिड जिस बिंदु पर जुड़ते हैं, इस बिंदु को बोला जाता है गुणसूत्र बिंदु। क्या बोलते हैं दोस्तों? गुणसूत्र बिंदु। और इस गुणसूत्र बिंदु को बोला जाता है सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं दोस्तों? सेंट्रोमियर। क्लियर? तो पहली स्ट्रक्चर, प्रत्येक क्रोमोसोम दो भागों का बना होता है, उन्हें हम क्रोमेटिड कहते हैं। दोनों भाग एक निश्चित बिंदु पर जुड़े रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर कहते हैं। जो दोनों भाग है दोस्तों, ये दोनों भागों के अंदर यानी प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र के अंदर धागे की तरह गुथी हुई संरचनाएं हैं। देखिए, ये धागे की तरह गुथे हुए क्या है दोस्तों? दो तंतु हैं। प्रत्येक किसके अंदर? प्रत्येक क्रोमेटिड के अंदर धागे की तरह गुथे हुए क्या पाए जाते हैं? दो फिलामेंट्स पाए जाते हैं। इनको वर्णसूत्र क्या बोलते हैं? इनको वर्णसूत्र या क्रोमोनिमेटा कहते हैं। वर्णसूत्र या क्रोमोनिमेटा कहते हैं। दोबारा समझ लीजिए, क्या लाइन शुरुआत कहां से कर रहे हैं? प्रत्येक गुणसूत्र दो भागों का बना होता है, उनको क्या बोलते हैं? अर्ध गुणसूत्र, क्रोमेटिड। दोनों क्रोमेटिड जिस बिंदु पर जुड़े रहते हैं उसे क्या बोल दिया है दोस्तों? सेंट्रोमियर, गुणसूत्र बिंदु। और प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र का मतलब आधा गुणसूत्र, प्रत्येक आधे गुणसूत्र में धागे की तरह गुथी हुई क्या होती है? दो संरचनाएं होती हैं, जिन्हें वर्णसूत्र कहते हैं। और दोस्तों, इन वर्णसूत्र पर माला के मोतियों की तरह आपको क्या मिलेंगी? संरचनाएं मिलेंगी। माला के मोतियों की तरह, दोनों ही तरफ, मैं एक जगह बना रहा हूं लेकिन दोनों तरफ माला के मोतियों की तरह संरचनाएं होती हैं। इन्हें वर्णकणिकाएं, इन्हें क्या बोला जाता है? वर्णकणिकाएं। इन्हें क्रोमोमियर बोला जाता है दोस्तों। क्या बोलते हैं? क्रोमोमियर। और जो क्रोमोमियर होते हैं, इन क्रोमोमियर के बारे में हम ऐसा कहते हैं कि दोस्तों ये गुणसूत्र पर इस तरह से हैं जैसे जीन है। यानी ये वर्णकणिकाएं जो माला के मोती की तरह है ना, ये वास्तव में क्या है? जीन है, क्योंकि गुणसूत्र पर क्या बिखरे रहते हैं? जीन बिखरे रहते हैं, तो ऐसा माना जाता है। ठीक है। दूसरी चीज दोस्तों, जो गुणसूत्र पर एक आवरण पाया जाता है प्रोटीन का, गुणसूत्र पर एक प्रोटीन का आवरण पाया जाता है, और इस प्रोटीन के आवरण को क्या बोलते हैं दोस्तों? इस प्रोटीन के आवरण को पेलिकल बोलते हैं। क्लियर? नंबर 3 ये हुआ। नंबर 4 ये हुआ। गुणसूत्र पर जो आवरण है प्रोटीन का, उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? पेलिकल। पेलिकल ये गुणसूत्र पर पाया जाने वाला प्रोटीन का आवरण है। गुणसूत्र पर पाया जाने वाला प्रोटीन का जो आवरण है, इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? पेलिकल कहेंगे। ठीक है। क्या कहेंगे? 1 सेकेंड। गुणसूत्र पर पाया जाने वाला जो आवरण है, पेन दूसरा काम में लेता हूं, ये रेड कलर डिस्टर्बिंग हो सकता है। ठीक है, तो है ना, तो गुणसूत्र पर पाया जाने वाला जो आपका आवरण है, ये नंबर इसको 3 दिया, ये नंबर 4 दिया। तो गुणसूत्र पर पाया जाने वाला जो आवरण है, ये प्रोटीन का आवरण है, और इस प्रोटीन आवरण को क्या कहते हैं दोस्तों? पेलिकल कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेलिकल। क्लियर? ठीक है। अच्छा, गुणसूत्र का जो किनारा होता है, कई बार इस किनारे पर ऐसे खंड पाया जाता है, इस खंड को अंतःखंड टीलोमियर कहते हैं। इस खंड को क्या बोलते हैं? अंतःखंड टीलोमियर। गुणसूत्र की एंड के किनारे पर पाए जाने वाली संरचना क्या कहलाती है? अंतःखंड कहलाती है। अब दोस्तों समझिए, प्रत्येक गुणसूत्र में सेंट्रोमियर तो होता है। ये सेंट्रोमियर एक खांच की तरह है, जैसे मान लीजिए गुणसूत्र इस जगह से दब गया हो बीच में से, इसलिए जो सेंट्रोमियर होता है, इसको प्राथमिक संकीर्णन, इसको प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहा जाता है। प्रत्येक गुणसूत्र के अंदर पाया जाता है। ये प्रत्येक गुणसूत्र के अंदर एक खांच होती है, और इस खांच पर दोनों अर्ध गुणसूत्र जुड़े रहते हैं, और दोनों अर्ध गुणसूत्र जुड़े रहते हैं, इस जगह को प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं। लेकिन कुछ गुणसूत्रों में, जैसे खंड तो सब में होता है, लेकिन कुछ गुणसूत्रों में एक खांच और पाई जाती है। क्लियर? इसको बोला जाता है दोस्तों द्वितीयक संकीर्णन। द्वितीयक संकीर्णन, द्वितीयक संकीर्णन को बोला जाता है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन को सैटेलाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनुषंगी। क्या बोलते हैं दोस्तों? अनुषंगी। ये हर गुणसूत्र में नहीं होता, ये किसी किसी गुणसूत्र में होता है। तो हम क्या करेंगे कि प्राथमिक संकीर्णन तो प्रत्येक क्रोमोसोम में होता है, लेकिन द्वितीयक जो संकीर्णन है, टीलोमियर, तो दोस्तों इसको भी कह देंगे। देखिए, ये जो एंड का खंड है, ये टीलोमियर है। क्लियर? ये एंड का खंड है, इधर भी टीलोमियर। अंतःखंड तो सब में होगा, लेकिन कुछ गुणसूत्रों में अंतःखंड से पहले एक खांच पाई जाती है, और वो जो खांच है उसको हम लोग द्वितीयक संकीर्णन, उसको सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन या उसको सैटेलाइट अनुषंगी बोला जाता है। और ऐसे गुणसूत्र जिनमें ये होता है, ऐसे गुणसूत्र जिनमें ये होता है, उन्हें सेट क्रोमोसोम, उन्हें सैटेलाइट गुणसूत्र या उन्हें सेट क्रोमोसोम बोला जाता है।
याद रखिएगा। कौन सा क्रोमोसोम बोलेंगे? सेट क्रोमोसोम। मानव में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी, मानव में बच्चों, मानव में 13, 14, 15, 21 और 22वां जो जोड़ा है, मानव में 13, 14, 15, 21वां और 22वां जो जोड़ा है, ये किनका है दोस्तों? ये सेट क्रोमोसोम्स का जोड़ा है, ये अनुषंगी गुणसूत्रों का जोड़ा है। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिपीट फर्स्ट क्या? प्रत्येक गुणसूत्र दो आधे गुणसूत्रों से, अर्ध गुणसूत्रों से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम क्रोमेटिड कहते हैं। ठीक है? प्रत्येक अर्धगुणसूत्र, दोनों अर्धगुणसूत्र जिस जगह पर जुड़े रहते हैं उस जगह को गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर कहते हैं, और ये हर गुणसूत्र में होता है, हर क्रोमोसोम में होता है, इसलिए इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, प्राथमिक खांच कहते हैं। क्लियर? गुणसूत्र का आवरण प्रोटीन क्या है, जैसे पेलिकल कहते हैं। प्रत्येक आधे गुणसूत्र में धागे की तरह गुथी हुई क्या है? दो संरचनाएं हैं, जिसको वर्णसूत्र या क्रोमोनिमेटा कहते हैं, और प्रत्येक वर्णसूत्र पर माला के मोतियों की तरह लगभग कह सकते हैं जीन बिखरे रहते हैं, जिन्हें वर्ण कणिका या क्रोमोमियर्स कहते हैं। ठीक है? अच्छा, गुणसूत्र जो होता है उनका एंड का जो किनारा होता है उसको हम अंतःखंड टीलोमियर कहते हैं, लेकिन कुछ गुणसूत्रों में अंतःखंड के पहले खांच होती है, उसको द्वितीयक संकीर्णन या उसको सैटेलाइट कहते हैं, और जिन गुणसूत्रों में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है उन्हें सेट क्रोमोसोम या अनुषंगी गुणसूत्र या सैटेलाइट गुणसूत्र कहते हैं। मानव में 13वां, 14वां, 15वां, 21वां और 22वां जो जोड़ा है वो दोस्तों सैटेलाइट क्रोमोसोम्स का है, वो आपके सेट क्रोमोसोम्स का जोड़ा है। ठीक है? बोलिए, बात समझ में आ गई यहां तक? चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बोलो, क्लियर हो गई बात? चलिए दोस्तों, क्लियर? अच्छा, आपसे ये हो गई दोस्तों गुणसूत्र की संरचना। अब आपसे पूछा जाए दोस्तों गुणसूत्र कब स्पष्ट दिखते हैं, तो गुणसूत्र दोस्तों स्पष्ट दिखते हैं जब सेल डिवीजन हो रहा होता है। सेल डिवीजन से इसलिए तो कनेक्ट करते हैं, कोशिका में गुणसूत्रों को आप सेल डिवीजन की मेटाफेज अवस्था में, सेल डिवीजन की मध्यावस्था में आप क्लियरली देख पाएंगे। सेल डिवीजन की जो मध्यावस्था होती है उसमें आप गुणसूत्रों को अच्छे से क्या कर पाओगे? गुणसूत्र की संरचना का सबसे अच्छा अध्ययन कब किया जा सकता है? आप कहेंगे कब किया जा सकता है दोस्तों? मेटाफेज में किया जा सकता है। दोस्तों एक गुणसूत्र होते हैं जिन्हें पॉलीटीन गुणसूत्र या महागुणसूत्र कहते हैं दोस्तों, पॉलीटीन गुणसूत्र या महागुणसूत्र। ये दोस्तों लंबे आकार के गुणसूत्र होते हैं, इनका आकार बहुत बड़ा होता है। दोस्तों महागुणसूत्रों की जो खोज की है वो एक साइंटिस्ट ने की है जिनका नाम है वॉल्वियानी। महागुणसूत्रों की खोज किस साइंटिस्ट ने की है? वॉल्वियानी नाम के साइंटिस्ट ने की है। और दोस्तों ये पॉलीटीन गुणसूत्र कहलाते हैं, और इनकी जो खोज हुई है दोस्तों वो ही है डिप्टेरा गण के कीटों में। कीटों का एक गण होता है, वो कौन सा? डिप्टेरा, है ना? तो डिप्टेरा गण के कीटों में महागुणसूत्र या पॉलीटीन गुणसूत्रों की क्या की गई है? खोज। नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि महागुणसूत्र, जिनकी लेंथ बहुत ज्यादा हो, लंबाई बहुत ज्यादा हो। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनकर आ सकता है? महागुणसूत्र, पॉलीटीन गुणसूत्र किन में पाए जाते हैं? डिप्टेरा जो आपका गण है उसके अंदर के कीटों में पाए जाते हैं। और किसने खोज की तो बताओ? साइंटिस्ट का नाम क्या है दोस्तों? वॉल्वियानी। इसी तरह दोस्तों एक गुणसूत्र होता है जिन्हें बोला जाता है लैंप ब्रश गुणसूत्र, है ना? इनकी भी संरचना के आधार पर ये नया नाम दिया गया, लैंप ब्रश। लैंप ब्रश गुणसूत्र जो होते हैं दोस्तों, इनकी खोज आपके फ्लेमिंग ने की है, और इनकी खोज की गई थी दोस्तों सैलामेंडर, एक उभयचर होता है, सैलामेंडर उभयचर में। सैलामेंडर एक एम्फीबियन है, एक एम्फीबिया है, मेंढक के ग्रुप में आता है ना, है ना? मेंढक भी तो भाई एक एम्फीबिया है। तो सैलामेंडर उभयचर के अंदर लैंप ब्रश गुणसूत्रों की क्या की गई थी दोस्तों? आपसे खोज की गई थी। ठीक है? और ये सैलामेंडर जो के अंदर इसकी जो oocyte होती है, oocyte का मतलब इसकी जो अंड कोशिकाएं होती हैं, इसकी अंड कोशिकाओं के अंदर ये गुणसूत्र पाए गए थे। और ये गुणसूत्र कैसे गुणसूत्र? इनको लैंप ब्रश क्यों बोला है? क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर लैंप को साफ करने वाले ब्रश की तरह है। लैंप को साफ करने वाले ब्रश की तरह की इनकी क्या है दोस्तों? स्ट्रक्चर है, इसलिए इनको लैंप ब्रश स्ट्रक्चर कहते हैं। 12th क्लास और प्री मेडिकल लेवल पर बात करें तो दोस्तों गुणसूत्रों को अलग अलग शेप में बांटा जाता है, एल शेप, वी शेप। अरे एक बात समझो, देखो ये आधा गुणसूत्र ऐसे हो, आधा गुणसूत्र है ना, और आधा गुणसूत्र आपका ऐसे हो तो एल शेप बन जाएगा। आधा गुणसूत्र, आधा पहला अर्ध गुणसूत्र ऐसे हो और दूसरा अर्ध गुणसूत्र ऐसे हो तो गुणसूत्र क्या बन जाएगा? वी शेप बन जाएगा।
समझ रहे हैं? तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, एल शेप गुणसूत्र, वी शेप गुणसूत्र, मेटासेंट्रिक, एसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, लेकिन वो हमारे काम के नहीं है। मैं अब बोझ बढ़ाने के लिए तो पढ़ा सकता था, लेकिन जेनेटिक्स में एक सिंपल नाम देकर ये टॉपिक जोड़ा हुआ है, तो इसको प्री मेडिकल लेवल पर ले जाकर आपका बोझ बढ़ाना मैं ठीक नहीं समझता। ठीक है, दैट्स वाई हम लोग केवल इतनी ही जानकारी ले रहे हैं। क्लियर? तो दोस्तों हम लोगों ने बात की थी लैंप ब्रश गुणसूत्र और आपके जो पॉलीटीन गुणसूत्र है उनकी। एक्स गुणसूत्र की अगर बात करें तो दोस्तों एक्स गुणसूत्र की जो खोज है वो एक साइंटिस्ट ने की है जिनका नाम है हैंकिंग। याद रखिएगा, ये टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और वाई गुणसूत्र की जो खोज है वो स्टीवेंस नाम के साइंटिस्ट ने की है ना। पेपर में आपका जो नोट्स है उसके अंदर सन वगैरह भी दिए हुए हैं। तो एक्स गुणसूत्र की खोज हैंकिंग और वाई गुणसूत्र की खोज स्टीवेंस ने की है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आपका आरएसएस भी पूछ चुकी है, और शायद पेपर था इंडस्ट्रियल असिस्टेंट का, उद्योग प्रसार अधिकारी आरएसएसबी, उसमें क्वेश्चन आया था दोस्तों, वाई गुणसूत्र पर पाया जाने वाला, वाई गुणसूत्र पर पाया जाने वाला वह जीन जो नर लक्षणों का नियंत्रण करता है। भाई वाई है तो नर गुणसूत्र है। क्लियर? तो आपसे पूछा जा रहा है कि वाई गुणसूत्र पर पाया जाने वाला वो जीन जो नर लक्षणों पर, जो मेल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? उसे हम कहेंगे, याद रखिएगा, अगर आप स्तनधारियों की बात करते हैं तो SRY जीन स्मॉल में लिखेंगे, SRY, S कैपिटल और RY स्मॉल, और मानव में लिखते हैं तो SRY जीन, मानव में, है ना। इनको अभिव्यक्ति के तौर पर प्रभावी अप्रभावी के तौर पर आपने जेनेटिक्स में पढ़ा ही है, स्मॉल लिखते हैं तो स्मॉल लेटर से शो करते हैं तो प्रभावी, अप्रभावी सॉरी ऐसे से, और कैपिटल लेटर से लिखते हैं तो प्रभावी। तो याद रखिएगा, स्तनधारियों में SRY जीन, S कैपिटल RY स्मॉल है, मानव में SRY जीन है जो कि लक्षणों का, उन लक्षणों का नियंत्रण करता है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स होते हैं, जो कि मानव जननिक लक्षण होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। क्लियर? मानव जननिक लक्षण होते हैं। तो इनका नियंत्रण करने के लिए जो जीन आपने देखे हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात की है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लियर। इसके बाद आपको एक टेबल दी गई है और नोट्स में टेबल दी गई है, तो मुझे नहीं लगता कि उसे मैं रिपीट करूं आपके लिए, तो वो ठीक है, क्योंकि एक टेबल दी गई है, उस टेबल के अंदर दिया गया किसके अंदर कितने गुणसूत्र हैं। जैसे मानव के अंदर 46 गुणसूत्र हैं, बंदर के अंदर दोस्तों 42 गुणसूत्र हैं। ठीक है, डॉग जो है आपका, उसके अंदर आपको गुणसूत्र मिलेंगे 78, कुत्ते के अंदर, बिल्ली के अंदर आपको 38 मिलेंगे, चूहे में आपको 40 गुणसूत्र मिलेंगे, मेंढक के अंदर 26, घरेलू मक्खी में 8, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो आपका प्लेनेरिया है चपटाक्रमी, उसके अंदर 16। ठीक है, जो मक्का है उसके अंदर आपको 20 मिलेंगे, आलू के अंदर 48 क्रोमोसोम है, याद रखिएगा। ठीक है, जो शैवाल होते हैं ग्रीन एल्गी, उनके अंदर 20 गुणसूत्र, यीस्ट जो है आपका कवक, जिसके अंदर 32 क्रोमोसोम्स आप देखोगे। ठीक है, पेनिसिलियम के अंदर आप 4 गुणसूत्र पढ़ोगे। तो ये एक टेबल है जिसके अंदर आप क्रोमोसोम्स का नंबर पढ़ सकते हैं, बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर सर्च और मारना। ठीक है, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे क्रोमोसोम के नंबर को लेकर। सबसे ज्यादा गुणसूत्र ऑफियोग्लोसम नाम के टेरिडोफाइट में है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं लगभग 1260 गुणसूत्र प्लांट्स के अंदर। ठीक है, और सबसे कम गुणसूत्र एक चींटी है जिसका नाम है जैक जंपर। इसके अंदर फीमेल जो होती है वो डिप्लॉइड होती है, तो उसके अंदर 2 गुणसूत्र होते हैं। मेल जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, उसके अंदर 1 क्रोमोसोम होता है। बाकी और भी बहुत सारे आपको डाटा मिल जाएंगे, लेकिन ऑथेंटिक नहीं है। टेबल बहुत मिल जाएंगी आपको बनी हुई, लेकिन बेटा ऑथेंटिक एक भी नहीं है, इसीलिए मैं फालतू की लिस्ट तैयार करके आपको नहीं डाल रहा। क्यों? क्योंकि जब आप गूगल पर सर्च करेंगे, कहीं पर आपको दोस्तों कोई नाम बताएगा, कहीं पर कोई नाम बताया, कहीं पर एलोकेंथा एक है, एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव है एलोकेंथा, जिसके अंदर 1600 गुणसूत्रों तक की बात की गई है। बट मतलब दीज आर नॉट ऑथेंटिक। तो जो चीज़ ऑथेंटिक नहीं है उसको डिलीवर करना मतलब मैं ठीक नहीं समझता। तो जो चीज़ें ऑथेंटिक है वो एक टेबल आपको प्रोवाइड की गई है, उस टेबल को याद ही करना है। तो मैं उसको 10 बार आपको बोलूं तो मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है। ओके, तो क्रोमोसोम हमने पढ़ा दोस्तों, क्रोमोसोम की एक एक स्ट्रक्चर को खोल खोल कर प्यार से आपके आगे डिलीवर किया गया। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आधा घंटे की एक क्लास थी। ठीक है, तो इस आधा घंटे की क्लास में मैंने गुणसूत्र टॉपिक को पूरी जानकारी के साथ खोलकर आपके सामने रखा है। क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइप के जो बनते हैं वो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे और आप बहुत अच्छे से हमारे कोर्सेज को एंजॉय कर रहे होंगे। आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो रहा होगा, आपका नॉलेज लेवल बढ़ रहा होगा और लग रहा होगा यस
आई कैन डू, मैं कर सकता हूं। तो दोस्तों बस इसी कॉन्फिडेंस के लिए जुड़े रहें, बने रहें, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को दोस्तों हमारी एप्लीकेशन के बारे में, मेरे कंटेंट के बारे में, हमारी मेहनत के बारे में बताएं। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को हमारे साथ जोड़ें ताकि हमारी ये मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जाए। और दोस्तों इस मेहनत और इस क्वालिटी कंटेंट के द्वारा हम लोग दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता युक्त शिक्षा के क्षेत्र में प्रॉपर और अच्छी शिक्षा के महत्व को लोगों तक पहुंचा सके। ओके दोस्तों, आगे बात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।